हाँ बच्चों, क्या कर रहे थे हम? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की पहली क्लास में हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेल के इंट्रोडक्शन का क्या मतलब था कि सेल होती क्या है ना, सेल किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले सेल को किसने बताया है ना, कौन साइंटिस्ट थे, किस प्रकार से सेल थ्योरी होती है ना, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। जैसे बात की थी कि भाई सेल कितने टाइप की थी, दो टाइप की थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर पड़ी थी, यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चर जो है वो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले छोटी सी एक चीज आती है कि भाई सेल थ्योरी क्या है। लास्ट वाली क्लास में हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, इस क्लास में हम उसको डिस्कस करते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। उससे पहले दो टर्म कभी कभार पूछी जाती है, ध्यान रखना कि सबसे पहले सेल को देखा किसने था, सेल को डिस्कवर किसने किया था? हाँ बेटा, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट। लेकिन उसने जो किया था वो कॉर्क सेल जो थी, कॉर्क सेल जो एक प्रकार की क्या है बेटा, मृत सेल है, उसको डिस्कवर किया था। और सबसे पहले जीवित सेल, इसकी किसने खोज की थी, इसको किसने डिस्कवर किया था, बताना जरा। वेरी गुड, हमने मोनेरा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले जिस टाइम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बारिश के गंदे पानी और अपने दांतों के मेल के अंदर कुछ जीवों को देखा था और पाया कि कुछ ऐसे जीव है जो छोटे हैं और मूव करते हैं, और उनको इन्होंने क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल। याद आया? एनिमल क्यूल नाम दिया था। किसमें खोज की थी, किसमें की थी बेटा? बारिश के गंदे पानी में। और दांतों के मेल में। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या बताया था इसमें कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भाई साहब अपने घर की बालकनी में बैठे थे, क्या खा रहे थे? समोसे खा रहे थे, और बाहर अच्छे से बारिश हो रही थी। बैठे बैठे उन्होंने देखा कि ऊपर से बारिश जो हो रही है तो पानी ऊपर तो स्वच्छ था, लेकिन जैसे ही रेत के ऊपर, जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर पड़ता है तो वो गंदा हो जाता है। तो इस पानी को वो अपनी लेबोरेटरी में लाए और चेक किया कि भाई ऐसा क्यों होता है। तब उन्होंने कुछ माइक्रोब्स, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए, उनको इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल। और वही चीज समोसा खाने के बाद में जब टूथपिक से अपने जो दांत को रेत रहे थे, उसमें जो मेल दिखा, क्या दिखा बेटा? मेल। उस मेल को भी उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर जब देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तब भी वही छोटे जीव उन्होंने देखे, और इन दोनों को उन्होंने नाम क्या दिया? एनिमल क्यूल नाम दिया। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। चीज समझ में आई? आगे चले। हाँ, जैसा कि हमने बोला कि आज का अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं किससे? सेल थ्योरी। सेल, जिसको हम कहते हैं कोशिका। वेरी गुड। क्या है कोशिका सिद्धांत? बिल्कुल, साइंटिस्ट थे दो, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी को दिया। सबसे पहले सेल थ्योरी को इन्होंने बताया। अब इन्होंने जो सेल थ्योरी दी, उस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा क्या? इन्होंने कहा कि सबसे पहले शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? यानी कि सजीवों का शरीर, सभी सजीवों का शरीर कह सकते हैं किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और वो कोशिकाएं क्या होती है? कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक
क्रियात्मक इकाई होती है। एक चीज इन्होंने और बोली और बताया कि शरीर के जितने भी कार्य है वो रियल में है क्या? कोशिका के कार्य। शरीर के जितने भी कार्य, हम बात करें कि पादपों के अंदर श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल है, सेल ऑर्गेनेल है। बात की थी ना, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? हरित लवक, है ना। तो इसने बोला कि सजीव के कार्य जो है वो एक्चुअल में है क्या? कोशिका के कार्य है। कोशिका के कार्य है या उसके क्या है? उत्पाद है। ये दो चीजें इन्होंने मोस्टली बताई अपने सेल थ्योरी के अंदर, सेल सिद्धांत के अंदर। एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। इन रुडोल्फ विर्चो ने जो ये 2 पॉइंट थे उसके अलावा एक और पॉइंट ऐड किया और उन्होंने बताया कि जो नई सेल बनती है, नई कोशिकाएं बनती है, इस चीज को ध्यान रखना बेटा, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व निर्मित कोशिकाओं से होती है। पूर्व निर्मित कोशिकाओं से होती है। इनके लिए उन्होंने एक सेंटेंस बताया, एक लाइन बताई, नाम क्या था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ध्यान रखना। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो स्लाइडन और स्वान ने नहीं बताया। और इसी के कारण ही, किसके कारण? इसी पॉइंट के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें कहा जाता है कोशिका सिद्धांत के आधुनिक जनक। यानी कि नया कोशिका सिद्धांत जो है वो इन्होंने प्रतिपादित किया। किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने। क्लियर? इन सारी चीजों को देखें तो एक अपने पास में चीज ऐसी है जो इन तीनों पॉइंट को जो है वो फॉलो नहीं करती। जो नई सेल है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से तो ठीक है ना। सजीव का जो पूरे सजीवों का शरीर है वो कोशिका से बना होता है। सभी उनके कार्य जो है वो कोशिका के कार्य या उत्पाद है। ये सारी चीजें कौन फॉलो नहीं करता? क्यों नहीं करता बताओ? क्योंकि वायरस जब तक मानव शरीर के बाहर है तब तक तो वो है निर्जीव, और जब मानव शरीर के अंदर आ जाता है तब वो हो जाता है सजीव। वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ध्यान देना बेटा, क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। कोई मतलब बताया था इसके साथ? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब, ऑब्लिगेट का मतलब कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी। परजीवी कह दो, परपोषी कह दो, यानी कि इनको जिंदा रहने के लिए जीवित कोशिका चाहिए। अगर जीवित कोशिका नहीं है तो ये मृत की कैटेगरी में आएंगे। और वो जीवित कोशिका कौन सी? मानव। जैसे कोरोना वायरस आया ना, 2-3 साल घमासान एकदम महाप्रचंड महायुद्ध मचाया है ना। तो सब ने ट्राई करी कि कोरोना की कोई वैक्सीन बने, कोरोना का कोई ट्रीटमेंट आए। एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट था कि अगर कोरोना वायरस को खत्म करना है तो इस पृथ्वी से पूरी की पूरी मानव प्रजाति को हटा दो, आपका कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई परजीवी या परपोषी जो मानव होता है वो होगा ही नहीं, तो कोरोना वायरस आएगा कहां से? चीज समझ में आई? लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं थी। कोरोना को हटाने के चक्कर में मानव प्रजाति खत्म हो जाती। तो अगर मानव प्रजाति है तो ही वायरस का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वरना नहीं है। चीज समझ में आई? तो जब तक ये मानव शरीर के बाहर रहता है वायरस, तब तक तो निर्जीव की कैटेगरी में आता है। जैसे ही मानव शरीर में जाता है, ये उस मानव शरीर के डीएनए के साथ में या उसके डीएनए को चेंज कर लेता है और खुद की क्रिया स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि वायरस के अंदर खुद का कोई श्वसन सिस्टम नहीं पाया जाता, श्वसन तंत्र नहीं होता। खुद के अंदर कोई भी एंजाइम मशीनरी नहीं होती, है ना। खुद के अंदर कोई भी सेल्यूलर मशीनरी नहीं होती। हमने सेल की बात की थी कि इनके अंदर बाहर का इन्वेलप कोई सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, अंदर कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होता है। फिर बात की थी कि इसके अंदर कोशिकांग होते हैं। वायरस के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती। कब एक्टिव होगी? जब वो मानव शरीर के अंदर आकर के एंटर होगा। ये समझ में आई?
अब कैसे वायरस जो है वो क्रिया करता है, आगे हम रोग वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, आगे चलते हैं। पहले हमने पढ़ा हाँ सेल के बारे में थोड़ा बहुत, फिर सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्चो, ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट है अपने पास में यूकैरियोटिक कोशिका। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर प्रोकैरियोटिक की तो हमने बात कर ली थी, यूकैरियोटिक कोशिका आज की अपनी क्लास मेन यहां से स्टार्ट होती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका है क्या? यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसका जो केंद्रक है वो कैसा होता है? सुविकसित होता है। सुविकसित का मतलब जैसा कि प्रोकैरियोटिक के अलावा, प्रोकैरियोटिक में क्या था? केंद्रक झिल्ली नहीं थी, इनके अंदर केंद्रक सुविकसित है, यानी कि केंद्रक झिल्ली भी होगी। केंद्रक के जितने भी अवयव है वो सारे इसमें मौजूद होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं था। क्या नहीं था? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थे, द्विझिल्ली या दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग नहीं थे, लेकिन इसके अंदर दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग होंगे। दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग, आबद्ध कोशिका, दोहरी झिल्ली से आबद्ध, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, हरितलवक है, जो वहां पर नहीं थे। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कौन सी चीज थी? मीजोसोम। हरितलवक के रिलेटेड कौन सी चीज थी? क्रोमेटोफोर। वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आता कौन है? याद करो, पंच जगत प्रणाली, प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हीटेकर इन 1969। क्या बोला था कि सिर्फ मोनेरा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। पहला क्या आया था? हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर क्या आया था? फंजाई। फिर क्या आया था? प्लांटी यानी पादप जगत। और फिर क्या आया था? एनिमेलिया यानी एनिमल किंगडम। कोई दिक्कत? चलो, हम यहां पर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब पढ़ चुके हैं। बस हमें बात करनी है कि यूकैरियोटिक कोशिका होती कैसी है। तो यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ने के लिए हम एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल नहीं देख रहे बेटा, क्या देख रहे हैं? ठीक है, एनिमल सेल से बिल्कुल अलग है। ओके, हाँ, एनिमल सेल, जैसे एनिमल सेल की बात करें तो ये अंडे के जैसी या ओवल शेप स्ट्रक्चर हो सकती है, ऐसी। अब यूकैरियोटिक कोशिका है बेटा, यूकैरियोटिक कोशिका है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन होगा? केंद्रक होगा। केंद्रक उपस्थित होगा, सेंटर में लोकेटेड होगा ये केंद्रक। केंद्रक कैसा होता है? दोहरी झिल्ली से आबद्ध होता है, ये दोहरी झिल्ली से आबद्ध। और इस केंद्रक के बाहर जो ये झिल्ली है, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से भी जानते हैं। बीच बीच में कुछ छिद्र दिख रहे हैं आपको, केंद्रक छिद्र कह सकते हैं या न्यूक्लियोपोर कह सकते हैं। क्लियर? इस केंद्रक के अंदर एक गहरी अभिरंजित संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? यस, न्यूक्लियोलस। चलो, इसके अलावा इसके अंदर इसका पूरा लिक्विड, पूरा द्रव, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव नहीं बेटा, कोशिका द्रव आएगा, ये केंद्रक द्रव, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
चीज समझ में आई? ये तो बात की हमने केंद्रक की। जो सुविकसित होता है प्रोकैरियोटिक में, ये बात नहीं की थी। प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित था, जिसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ, जिसमें ये बाहर की मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक समझ में आई? आगे चलते हैं। इस केंद्रक के बाहर यहां से कुछ इस तरीके की संरचनाएं निकलती है। वेरी गुड। इस संरचना को हम कहते हैं ईआर। ईआर मतलब अंतर प्रद्रवी जालिका। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक ऐसी ईआर जिसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और इन कणों को हम क्या बोलते हैं बेटा? राइबोसोम। और ऐसी ईआर जो राइबोसोम युक्त होती है, उस ईआर को हम क्या कहते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ का मतलब रफ ER। लेकिन जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ। क्या बोलते हैं बेटा? स्मूथ ER या SER के नाम से जानते हैं। चीज समझ में आई? कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने ये बाहर की मेम्ब्रेन, चलो इसको लिखा नहीं, ये अपने पास में है प्लाज्मा झिल्ली, या जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, जो एनिमल में भी होती है, जो प्लांट में भी होती है। क्लियर? लेकिन हम प्लांट सेल एनिमल सेल को कैसे एक दूसरे से अलग करते हैं वो भी देखेंगे। फिर बात करें, एनिमल सेल के अंदर भी केंद्रक होता है, प्लांट सेल के अंदर भी केंद्रक होता है। एनिमल सेल में भी ER होता है, प्लांट सेल में भी ER होता है। अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया, डिफरेंस आगे आएगा, देखते हैं कहां आता है। चीज समझ में आई? उसके बाद में एनिमल सेल में केंद्रक के जस्ट पास में आपको कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं गोल्जी काय। क्या बोलते हैं बेटा? नाम सुना है? कैमिलियो गोल्जी, गोल्जी काय। और यही गोल्जी काय प्लांट के अंदर डिक्टियोसोम कहलाता है। आगे देखते हैं। अब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका? एनिमल सेल का, जो प्लांट में नहीं होता। हमने बात की थी किसकी? सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम, ये बात करें कि इस केंद्रक के पास में ऐसी 2 नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के 90 एंगल पे होती है। एक ऐसी होगी तो दूसरी लेटी होगी। इनको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल, एक मिनट बेटा, अरे हाँ, ये जस्ट इसके पास में सेंट्रियोल जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस सेंट्रियोल के हाँ बेटा, तो एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा तभी एनिमल सेल क्या करेगी? जो ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा इनमें वैक्यूल पाई जाती है। वैक्यूल का मतलब रिक्तिका, जो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। इसके अलावा इनमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अलावा इनमें कुछ जैसे अपना कंकाल तंत्र होता है, वैसे ही कंकालीय संरचनाएं, स्केलेटल संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं
या सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म नलिकाएं या सूक्ष्म तंतु। जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो बनी होती है बेटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। किसकी? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। और जो सूक्ष्म तंतु है ना, सूक्ष्म, एक तो हो गया माइक्रो ट्यूब्यूल्स और दूसरा हो गया माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? एक्टिन। क्लियर? और इसके अलावा कोशिका है तो इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा? इस कोशिका का कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। ये आपके एनिमल सेल की स्ट्रक्चर समझ में आई बेटा? बिल्कुल, किसी को दिक्कत? ध्यान दे इधर बेटा, कम आई है तो बातें कम कर। हाँ बेटा इधर ध्यान दो, एक बार वापस इसको अपन रिपीट करते हैं। ये क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है, हमने जो यूकैरियोटिक सेल की बात की थी कि इनके अंदर ये कोशिका में पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन होती है। एक चीज नहीं पढ़ी यहाँ पर, क्या? सेल वॉल की भी बात की थी। सेल वॉल कहाँ पढ़ी? अच्छा, आप एनिमल सेल में आते हो प्लांट सेल में? एनिमल सेल में। तो आपके पास में सेल वॉल है? कोशिका भित्ति है? नहीं है। तो एनिमल सेल में बेटा कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में हमने बात की, बाहर का एनवेलप पाया जाता है, खोल पाया जाता है, जिसको अपन प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इनके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक के अंदर बाहर का जो है वो केंद्रक झिल्ली, फिर बीच में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको केंद्रक छिद्र कहते हैं, न्यूक्लियोपोर कहते हैं। अंदर का जो द्रव पाया जाता है जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। इनके अंदर कुछ अभिरंजित संरचनाएं होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म या कोशिका द्रव के अंदर पतली पतली फाइबर रूपी संरचनाएं पाई जाती है। इन फाइबर रूपी संरचनाओं को बोलते हैं बेटा क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। कोई दिक्कत? और उसके बाद में बात की थी कि इस न्यूक्लियस से लेकर के बाहर तक कुछ नलिका का संरचना होती है जिसको अपन ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या करती है? इस जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो तो आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं उसको एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अलावा केंद्र के जस्ट पास में कुछ और नलिका का सिस्टर्नी युक्त है ना, वेसिकल्स युक्त संरचनाएं होती है। आगे पढ़ेंगे ईआर की स्ट्रक्चर तब डिटेल में बताएंगे। उनको बोलते हैं गोल्जी काय। फिर उसके अलावा रिक्तिका यानी वैक्यूल पाई जाती है, लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ तंतुक पाए जाते हैं जिसको हम सूक्ष्म नलिका या सूक्ष्म तंतु कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, सूक्ष्म तंतु जो होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा पूरा का पूरा कोशिका द्रव है। एनिमल सेल में किसी को दिक्कत? ये है एनिमल सेल। इसी के जैसे हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। प्लांट सेल, चलो प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं। अब बेटा ध्यान देना, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर एनिमल सेल से थोड़ी सी अलग होती है। प्लांट सेल को अगर अपन देखें तो वो हेक्सागोनल दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है बेटा? हेक्सागोनल। है नहीं। हेक्सागोनल कैसी दिखेगी? इस तरीके की। ये हेक्सागोनल इस तरीके की हमें प्लांट सेल दिखाई देती है। और इस प्लांट सेल की बाहर की जो हेक्सागोनल है जिसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जैसा उसमें भी था वैसा इधर भी होगा। ये हो गई अपने पास में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? एनिमल सेल से अलग इनमें सेल वॉल पाई जाती है प्लांट में, जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इस तरीके ये
ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि इसके अंदर मध्य पटलिका पाई जाती है, प्राथमिक भित्ति पाई जाती है, द्वितीयक भित्ति पाई जाती है, तृतीयक भित्ति पाई जाती है। ये अपने पास में सेल वॉल जो किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की। और अगर एल्गी की बात करें तो सेलुलोज की तो होती है, लेकिन फियोफाइसी के अंदर उसमें एल्जीनेट भी पाए जाते हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। क्लियर? अब यहां बात करें तो मैं छोटे से पोर बना रहा हूं, एक्चुअली पोर नहीं होते, यहां पर जो मध्य पटलिका है वो पाई जाती है। मध्य पटलिका पाई जाती है, ये मध्य पटलिका। एक सेकंड, ये यहां पर ऐसे मध्य पटलिका होती है बीच में, मतलब सेल वॉल बीच में से टूटी हुई नहीं है, लेकिन ये इसलिए बनाया ताकि सेल वॉल क्या करती है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जितने भी विलयन है, विलायक है, विलय है, उनके अणुओं का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इन छिद्रों के माध्यम से होता है। यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिएबल हो, जो अपन मेम्ब्रेन की बात करेंगे अभी तब पता चलेगा, अगर नहीं हो तो कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सबसे बाहर की जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। उसके अंदर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। ये अपनी सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल वॉल। सेल वॉल को तो झिल्ली से बता रहा है, तो इसको हम परत कहेंगे बेटा, झिल्ली भित्ति नहीं कहेंगे। कोशिका भित्ति है जो संरचना में देखेंगे तो मध्य पटलिका, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की परतें पाई जाती है इसमें। जिस टाइम सेल वॉल की स्टडी करेंगे उस टाइम आपको अच्छे से बताएंगे। ये अपने पास में अंदर वाली क्या? सेल मेम्ब्रेन। इसकी कैसी होती है बेटा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब षटकोणीय। क्लियर? अब बात करते हैं, जैसे एनिमल सेल के अंदर मैंने एक छोटी सी रिक्तिका बनाई थी, लेकिन प्लांट सेल का एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, कि इसके अंदर रिक्तिका बड़ी होती है और सेंट्रली प्लेस्ड होती है। सेंट्रली प्लेस्ड का मतलब है मध्य में स्थित होती है, इस तरीके से। ये अपने पास में रिक्तिका है जिसको अपन वैक्यूल बोलते हैं। क्या है? रिक्तिका। इस रिक्तिका के अंदर इसका द्रव पाया जाता है जिसको सेल सेप या अपन कह सकते हैं सेप। सेप का मतलब रस, जिसके अंदर जल भी होते हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं, इसको बोलेंगे द्रव। ओके, अब सेंटर में तो क्या आ गया? रिक्तिका आ गई, तो केंद्रक कहां जाएगा? केंद्रक जो है लेटरली, लेटरली का मतलब साइड में स्थित होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सेंटर में तो क्या आ गया? वैक्यूल आ गया। ये अपने पास में केंद्रक। वही केंद्रक जैसा वहां पर हमने बनाया था वैसा का वैसा इधर भी होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं सेम है, कोई फर्क नहीं होगा। अंदर क्या? अभिरंजित भाग, जिसको हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस। इसके अलावा इनका द्रव, जिसको हमने केंद्रक द्रव उधर भी बोला था, इधर भी सेम कहेंगे। उसके अलावा इसके अंदर कुछ तंतुक होते हैं जिसको हमने क्रोमेटिन बोला था। बाहर की तरफ केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली के बीच में पोर है, उसको केंद्रक पोर या केंद्रक छिद्र कहते हैं। कोई फर्क नहीं है, वही सेम चीज है जो यहाँ पर हमने बनाई थी। ओके, चलो यहाँ पर वही सेम चीज, इधर कौन निकलेगी? ईआर निकलेगी। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये और इधर भी इनके ऊपर जिस पर राइबोसोम होंगे उनको क्या बोलेंगे? आर ई आर। ये आर ई आर और ये एस। अंतर्प्रदरी जालिका रफ और स्मूथ। स्मूथ का मतलब चिकनी कह सकते हैं, रफ मतलब खुरदरी कहेंगे। खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। फिर बात करते हैं गोल्जी काय की।
गोल्जी काय एनिमल सेल से हट करके इनमें स्कैटर्ड मतलब फैला रहता है। मतलब इसमें बात की थी कि गोल्जी काय केंद्र के जस्ट पास में है, इनमें पास में ना होकर के बिखरा रहता है, फैला रहता है इस तरीके से। ये बेसिक चीज समझ में आई? ओके, और क्या बात करें, इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर अगर ऊर्जा के रूप में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है हमने पहले से श्वसन के अंदर पढ़ चुके हैं कि दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग है। बाहर की जो झिल्ली रहती है वो समतल रहती है, अंदर वाली झिल्ली में बहुत सारे इनफोल्डिंग पाए जाते हैं, अंदर वलन पाए जाते हैं जिसको हमने क्रिस्टी नाम दिया था, और उस क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया था बेटा? F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से जाना था, और अंदर वाला जितना भी लिक्विड है उसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, श्वसन का मुख्य स्तर। इसके अलावा एनिमल सेल से हटके इनमें एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को क्या बोलते हैं? हरित लवक। हाँ बेटा, क्या बोला कि हरित लवक? हरित लवक में कुछ सिक्कों जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं थैलेकोइड। थैलेकोइड जब ग्रुप में होता था उसको हमने ग्रेना नाम दिया था। उसके अलावा इसमें स्ट्रोमा पाया जाता है ना, ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं जिसको फ्रेंड चैनल के नाम से हमने जाना था। ये भी दोहरी झिल्ली से आबद्ध क्या है? कोशिकांग है। इसको अपन क्या बोलेंगे? हरित लवक, जो हर प्लांट सेल में पाया ही जाता है। ओके, इसके अलावा वैक्यूल अपने पास में बड़ी है, एनिमल सेल में ऐसी नहीं थी। उसके अलावा जो लाइसोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम जो होंगे वो एनिमल सेल की तुलना में कम होंगे। ये लाइसोसोम, ये अपने पास में क्या है? लाइसोसोम। इसके अलावा वही कंकालीय सिस्टम, कौन? माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, यानी कि माइक्रोफिलामेंट, लेकिन एनिमल सेल की तुलना में कम होगा। ठीक है, इनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। उसके अलावा अपने पास में पूरा अंदर क्या होगा? कोशिका। ये अपना कोशिका, और ये अपने प्लांट सेल। हाँ बेटा, समझ में आया? यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है? प्लांट एंड एनिमल सेल एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल को दिखाया। ठीक है, अगर फंगस सेल की बात करें तो फंजाई के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल वैसे भी हम पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा की सेल लगभग इस प्लांट सेल की जैसी होती है, और एनिमल और प्लांट की सेल जो है एक दूसरे से अलग होती है, और उनको हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। कोई दिक्कत इन दोनों में? वापस प्लांट सेल को देखें तो बाहर की तरफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाई जाती है इसकी, जो सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर अपने पास में सेल वॉल होती है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, जो सेल्यूलोज से बनी होती है। उसके अंदर केंद्रक रहता है, केंद्रक के पास में और सेंटर में स्थित, मध्य में स्थित क्या? बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक, जो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, है ना, और केंद्रक छिद्र के साथ में पूरे केंद्र की स्ट्रक्चर बनती है। इसके साथ में जॉइंट रहते हैं ईया, जो SER हो सकती है या RER हो सकती है। उसके बाद में जो गोल्जी बॉडी है, हाँ बेटा, ये गोल्जी बॉडी, इधर ध्यान दो बेटा, गोल्जी बॉडी। इस गोल्जी बॉडी को हम यहाँ पर बोलेंगे डिक्टियोसोम। क्लियर? जो लाइसोसोम बोला है, एक नाम ध्यान रख लेना, लाइसोसोम को हम बोलते हैं स्फीरोसोम। क्या बोलते हैं? स्फीरोसोम। एनिमल सेल से हटके इनमें कुछ और छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये जिनको सूक्ष्म संरचनाएं कहते हैं।
ध्यान देना बेटा इधर, सूक्ष्म संरचनाएं जो क्या हो सकती है, जो पैरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम हो सकती है, ग्लाइऑक्सीसोम हो सकती है ना, स्पिरोसोम भी कह सकते हैं, स्पिरोसोम। ये छोटी छोटी संरचनाएं इनके अंदर स्थित होती है। उसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, हरितलोक पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा है ना, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट पढ़े, और उसके अलावा इसका कोशिका द्रव्य तो है। प्लांट सेल समझ में आई? तो ये अपने पास में आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में हमने प्लांट सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी। एक बार देखो, स्लाइड घुमाते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने सेल के बारे में कि पहली सेल किसने दी, कॉर्क सेल जो मृत सेल थी, ठीक है। उसके बाद में एंटोनी और ल्यूवेनहॉक आए जिसने जीवित सेल बताया, रेनिमल्क्यूल नाम दिया। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। क्या दी कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, सजीव के कार्य ही कोशिका के कार्य होते हैं, है ना, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है कौन, सेल। एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो जिसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, मतलब रूपांतरित किया। कौन था, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होगी, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। वायरस इसका एक अपवाद है क्योंकि वायरस के अंदर सेल्यूलर मैकेंद्री नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में दो सेल आती है, एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, और उनकी स्टडी हम डिटेल में कर चुके हैं। ये आज की अपनी क्लास, ठीक है। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे स्टार्ट से, कोशिका स्टार्ट करेंगे। पहले तो बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ हर यूकैरियोटिक सेल बोले या प्रोकैरियोटिक सेल बोले, वो परत रहती है, उस परत को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब जिनको अंदर आना होगा ये परमिशन देगी कि आपको हम अंदर लेंगे, आपको अंदर नहीं लेंगे। बात की थी हमने जिस टाइम ऑस्मोसिस वगैरह पढ़े थे, याद आया, डिफ्यूजन पढ़ा था, विसरण पढ़ा था, परासरण पढ़ा था। और परासरण में एक टर्म आई थी सेमी, है ना, परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारगम्य, और ये कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। फिर इस सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए टाइम टाइम पर बहुत सारे मॉडल दिए गए। सबसे पहला मॉडल दिया गया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल मतलब बाहर परत, ऊपर परत, नीचे परत और बीच में, यानी कि ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में मसाला कैसे रहता है, वैसे बाहर प्रोटीन की परत, नीचे भी प्रोटीन की परत और बीच में फॉस्फोलिपिड, है ना। फॉस्फोलिपिड का मतलब फॉस्फोवसीय जो है वो परत धसी रहती है। ये दिया था डैनियल और डॉसन ने। उसके बाद में एक और मॉडल आया जिसको अपन बोलते हैं सिंगर और निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल यानी कि सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड लिक्विड मॉडल सबसे अच्छा और मेम्ब्रेन के बारे में सबसे सटीक मॉडल यही था। उससे पहले एक और आया था यूनिट मॉडल, इकाई मॉडल, जिसको दिया था रॉबर्टसन ने, है ना। लेकिन लास्ट में सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल था उसको ही एक्सेप्ट किया गया। क्यों एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि उसने प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड दोनों की संरचना को अच्छे से समझाया और ये भी बताया कि वसा के कण तो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जल के कण कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी बताया। जबकि यूनिट मॉडल और सैंडविच मॉडल है वो ये नहीं बता पाए कि जल के मॉलिक्यूल कैसे जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, अभी मैंने बोला, एक तो प्रोटीन की बनी होती है और दूसरा फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड जो है वो इस तरीके की संरचना है, ऊपर तो पाया जाता है हेड और नीचे पाए जाते हैं फाइबर। ऐसे हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब बेटा, हाइड्रोफिलिक मतलब कि जल स्नेही, और ये जो तंतु है ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या होते हैं, यस, हाइड्रोफोबिक मतलब ये जल से दूर भागते हैं। जब ये परत होगी और ऊपर प्रोटीन है, यहां से जल अंदर आएगा तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे हाइड्रोफोबिक है, जल आ नहीं पाएगा। तो इस संरचना को सैंडविच मॉडल के द्वारा और यूनिट मॉडल के द्वारा समझाया नहीं गया, लेकिन इसको सिंगर और निकोलसन ने समझाया, अच्छे से समझाया, क्योंकि उसने बताया कि लिपिड के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन होती है। एक तो होती है बाहर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन, लेकिन दूसरी होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, जो इस फॉस्फोलिपिड में धसी रहती है। हाइड्रोफोबिक यानी जल आता है तो इनमें टच करने की भी जरूरत नहीं है, जो धसी हुई प्रोटीन उनके माध्यम से जला के जा सकता है। और इस सारी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।